नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये हमारे सदन के स्पीकर सभापति के बारे में है कि सदन के जो सभापति है इनके क्या कर्तव्य होते हैं। खासकर हाल ही में हमें जो देखने को मिला है इस सेशन में, इस पार्लियामेंट्री सेशन में, कि किस तरीके से पूरी जो गतिविधि थी ये बाधित थी। तो इसमें स्पीकर की, सभापति की भी कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी होती है। उन बातों पर हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। तो ये आर्टिकल लिखा गया है सीनियर एडवोकेट अरविंद दतार की ओर से। दूसरा जो आज का आर्टिकल है ये राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में है। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर ये अनाउंस किया गया है कि जो फोर्टिफाइड राइस है ये पीडीएस में और कुछ वर्षों में ये मिड डे मील में भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या होता है राइस का फोर्टिफिकेशन, ये सब हम इस आर्टिकल में जानेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहें तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब देखते हैं आज का एमसीक्यू। वह यह है कि पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे निम्न में से किस दिवस को बनाया जाएगा, किस दिवस को उसका स्मृति दिवस, विभाजन स्मृति दिवस बनाया जाएगा। आपका ऑप्शन ए है 13 अगस्त, ऑप्शन बी है 14 अगस्त, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। तो हाल ही में जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट बाधित रही, कंटिन्यूसली एक हमको डिसरप्शन देखने को मिला, बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव ये सेशन रहा है खासकर। तो इन सारी कंट्रोवर्सीज को लेकर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर स्पीकर का, सभापति का क्या रोल होता है, क्या कर्तव्य होता है किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, ये आपको बताना है। संसदीय लोकतंत्र में किसी भी स्पीकर का क्या रोल होता है, इसको आपको एक यहाँ इस पर एक टिप्पणी करनी है, एक आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। स्पीकर द गार्जियन ऑफ द हाउस। स्पीकर, सभापति जो होता है ये संसद का या विधानसभा का, इसे पालक माना जाता है, गार्जियन माना जाता है, जो उसकी रक्षा करे, इसके मूल्यों की, इसके सिद्धांतों की रक्षा करे। हाल ही में जिस तरीके से मॉनसून सेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही बाधित रही, दोनों में ही काफ़ी अनप्रोडक्टिव रही, उसको देखते हुए ये प्रश्न तो ज़रूर उठा है कि क्या यहाँ पर स्पीकर का भी इसके लिए, क्या स्पीकर की भी इसके लिए जिम्मेदारी नहीं है। पार्लियामेंट को पैरालाइज करना, बाधित करना, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गई है सारी अपोजिशन पार्टी की। अगर पिछले 2 दशकों में हम देखें तो ये इस आर्टिकल में शुरुआत में कहा गया है। उसके बाद में अगर हम देखें तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है ये अपने आप में डिक्लाइन होती जा रही है। इसका स्टैंडर्ड जो है वो गिरता जा रहा है, जो इसे काम करने चाहिए वो कम से कम होते जा रहे हैं। सबसे पहले इसके पीछे प्राइमरी रीजन क्या है, वो ये है कि जो स्पीकर है इनके पास में लैक ऑफ इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी है। मतलब इनके पास में इतनी स्वतंत्रता नहीं है और ये बायस्ड है, ये एक और झुके हुए है, ये निष्पक्ष नहीं है। तो यहाँ पर 2 एसेंशियल क्वालिटीज बताई गई है स्पीकर की, कि स्पीकर को 2 एसेंशियल क्वालिटी स्पीकर में होनी चाहिए। ये जो 2 स्पेशल क्वालिटी है, जो पहली क्वालिटी है बताई गई है लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर के द्वारा। ये कहते हैं वंस अ पर्सन इज इलेक्टेड स्पीकर ही इज एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट पार्टीज एंड पॉलिटिक्स। हमारे लोकसभा के जो पहले सभापति रहे हैं जीवी मावलंकर, इनका कहना ये है कि जब भी आप स्पीकर बन जाते हो तो आपको अपने आप को राजनीति और राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठा देना चाहिए। उसके साथ ही देश के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का भी कहना है, द स्पीकर इज द सिंबल ऑफ नेशंस फ्रीडम एंड लिबर्टी। जो सभापति होता है, जो स्पीकर होता है, ये हमारे देश के फ्रीडम और लिबर्टी, स्वतंत्रता का सूचक होता है। उसके साथ में इनके पास में आउटस्टैंडिंग एबिलिटी और इम्पार्शलिटी रहनी चाहिए। ये अपने कार्य में निपुण रहे और साथ ही निष्पक्ष इनका रहना जरूरी है। तो अगर हम देखें तो काफ़ी जजमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित काफ़ी जो निर्णय लिए गए हैं सभापति के द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, वो चैलेंज हो जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में ये जब भी चैलेंज होते हैं तो यहाँ पर कई बार ये देखने को मिलता है कि कोर्ट यहाँ पर जो निर्णय है उसको गलत ठहराती है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बायस्ड रहते हैं, इनमें बिल्कुल भी निष्पक्षता नहीं रहती है। तो जब भी हम बात करते हैं स्पीकर की, स्पीकर
सामान्यतः जो रूलिंग पार्टी रहती है वहां से इलेक्ट होकर आता है। जैसे अगर अभी हम देखें तो ओम बिरला ये स्पीकर है, बीजेपी पार्टी के मेंबर है। इससे पहले सुमित्रा महाजन ये रह चुकी है स्पीकर, तो ये भी अगर हम देखें तो उस समय जो रूलिंग पार्टी थी बीजेपी उनकी मेंबर थी। उससे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो कांग्रेस यूपीए की तरफ से भी जो गवर्नमेंट रही है उसी पार्टी का स्पीकर यहाँ पर रहा है। सोमनाथ चटर्जी जो थे, जिस वक्त यूपीए की सरकार थी उस वक्त सोमनाथ चटर्जी हुआ करते थे, जो डायरेक्टली रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, लेकिन ये यूपीए का जो महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका भाग थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बताया गया है कि जो रूलिंग पार्टी है उसी से स्पीकर आते हैं, तो इनकी निष्पक्षता समझना और यहाँ पर अपेक्षित करना ये अपने आप में गलत होंगी। हमारी देश की पार्लियामेंट ऐसी पार्लियामेंट है, ऐसा एक स्थान है जहाँ पर हमें हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को देखने को मिलता है, सर्वश्रेष्ठ वाद विवाद और चर्चाओं को देखने को मिलता है। लेकिन जो इन चर्चाओं का संचालन कर रहे, जो इन चर्चाओं को यहाँ पर मॉडरेट कर रहे हैं, जब वही निष्पक्ष नहीं होंगे तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता ही है। उदाहरण दिया गया है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रिकेट का मैच है और उसमें जो बैटिंग साइड है अंपायर उसी के द्वारा अपॉइंटेड किया गया है, तो आप यहाँ पे निष्पक्षता की अपेक्षा नहीं कर सकते। साथ ही साथ हम ये देखने को मिलता है कि लगातार जैसे बताया गया कि पिछले 2 दशकों से ये अपोजिशन पार्टी की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गई है। तो यहाँ पर इससे प्रभाव ये पड़ा है कि जो हमारी लेजिस्लेचर है, जो हमारी संसद है, विधानसभाएं है, इनका स्टैंडर्ड अपने आप में गिरा है। इनका जो प्राथमिक कार्य होता है कानून बनाना, वो छोड़ के यहाँ पर डिसरप्शन ही होते रहा है। तो ये अपना जो प्राथमिक कार्य है वही नहीं कर पाई है। उसके अलावा पासिंग ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्स विदाउट एनी डिस्कशन, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो डिस्कशन के बिना ही पास हो जा रहे हैं। उदाहरण के लिए देखें तो आईटी एक्ट की अगर हम बात करें तो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, जिसका 66A सेक्शन 66A बाद में यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बिल विदाउट डिस्कशन पास हुआ था, इस पर बहुत ही नगण्य डिस्कशन हुआ था। उसके अलावा अगर हम ये देखें तो इसके कारण होता ये कि जो कार्यपालिका है उनकी पावर बढ़ती जा रही है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है इनके पास में रूल्स और नोटिफिकेशन की पावर बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये डिस्कशन और डिबेट पार्लियामेंट में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि स्पीकर जो है, सभापति जो है, इनकी निष्पक्षता आए। ज़रूरत हो तो हमें संविधान में भी इसके लिए संशोधन करना चाहिए। अगली बात करते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की। 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी की स्पीच चल रही थी और इसी स्पीच में जो एक चीज मेंशन की गई थी वो था फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। फोर्टिफाइड राइस जो है ये पीडीएस और मिड डे मील्स में 2024 तक दिया जाएगा। तो क्या होता है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, ये जानने के पहले हम हमारे देश की स्थिति समझ लेते हैं। हमारे देश एक ऐसा देश है जहां पर मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। अगर हम देखें तो हमारे देश में हर दूसरी महिला एनीमिक है और हर तीसरा बच्चा स्टंटेड, कुपोषित है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे देश में कुपोषण का क्या स्तर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें तो 107 देशों में हम 94th स्थान पर आते हैं और हम सीरियस हंगर कैटेगरी का देश माने जाते हैं। तो इसी समस्या से निदान पाने के लिए जो एक रास्ता है ये है राइस का फोर्टिफिकेशन का। हमारे देश में बड़ी मात्रा में राइस को कंज्यूम किया जाता है, राइस को खाया जाता है। तो हम कैसे उस उत्पाद को बदल सकते हैं जो कि न्यूट्रिशंस की कमी पूरी कर सके। तो उसी का रास्ता निकालते हुए यहाँ पे राइस फोर्टिफिकेशन की एक नई तकनीक निकाली गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किस तरीके से बनता है, FSSAI द्वारा ये अप्रूव्ड है। और ये जो राइस फोर्टिफिकेशन होता है इससे जो न्यूट्रिशन क्वालिटी हमारी बॉडी में होना चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में होना चाहिए, वो इस पद्धति से, वो इस टेक्निक से, वो इस रास्ते से बॉडी को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुपोषण की समस्या है हमारे देश में उससे हम लड़ सकते हैं और इससे हम ऊपर उठ सकते हैं अगर हम ये तकनीक का इस्तेमाल करें तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल राइस मिल है, राइस मिल में बहुत सारे राइस के टुकड़े ऐसे रहते हैं, चावल के टुकड़े ऐसे जो रहते हैं वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे उनके टुकड़े हो जाते हैं, चूरा हो जाता है। तो क्या किया जाता है कि इनको पीस के इसका आटा बनाया जाता है और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलाए जाते हैं। तो जो चावल टुकड़े हो गए हैं उन्हें उनका आटा करके उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाया जाता है। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को फिर जो दोनों मिक्सचर बन गया उस मिक्सचर को पानी में डाला जाता है और उसके बाद में
फिर उसको चावल के दानों की शक्ल में डाला जाता है और उससे जो मेन राइस है उनके साथ मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर होता यह है कि चावल में आपको माइक्रो न्यूट्रिशंस मिल गए। इन माइक्रो न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण रूप से आयरन रहता है, फॉलिक एसिड रहता है और विटामिन B12 रहता है। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलाए जाते हैं। अगर हमारे देश में अगर बात करें कि जैसे बात की गई है स्पीच में कि PDS और मिड डे मील में इसे लाया जाएगा। PDS में तो तत्काल से शायद सरकार लाए, कई राज्य है जिसमें अभी इसकी शुरुआत हो गई है, पायलट प्रोजेक्ट चालू हो चुका है, काफ़ी सफल भी हुआ है और मिड डे मील्स में 2024 तक ही लाने की बात की गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कैपेसिटी और कॉस्ट के हिसाब से भी देखना जरूरी है। हमने वादा तो कर दिया कि हम लाएंगे, हमने सोच लिया, लेकिन क्या हमारी इतनी क्षमता है? तो अगर हम अभी वास्तविकता में देखें तो हमारे देश में 2690 राइस मिल्स ऐसी है जो इनके पास में ब्लेंडिंग यूनिट्स है, मतलब जो राइस फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं करीब 13.67 लाख टन। उसके साथ में अगर हम इसका कॉस्ट देखो तो ये कॉस्ट करीब 0.6 रुपीज़ पर केजी आता है, मतलब इतना महंगा भी ये नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी क्षमता के अंतर्गत ही आता है। भारत के अलावा और भी कई देश है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें या पनामा की बात करें, कोस्टारिका, निकारागुआ, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस और सोलोमन आइलैंड, ये ऐसे कुछ देश है, ऐसे 7 देश है जो पहले ही राइस फोर्टिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। आप चाहे तो इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर, इन चारों प्लेटफॉर्म्स पे हमारी पॉडकास्ट अवेलेबल है। सिर्फ आपको करना ये है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको सर्च करना है और आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और कंटिन्यूसली हमारी अपडेट्स पा सकते हैं। उसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल्स पे, पेजेस पे भी जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर ही सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.lawsikho.com। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।